नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से और इसी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं मैं। देखिए, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आप लोगों से, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ हो। और आप लोग जो है बहुत यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि बहुत लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं रिगार्डिंग द आंसर की और सब जितना भी कट ऑफ वगैरह है। पहली बात, आप लोग इतनी सी बात को क्यों नहीं समझते कि ये प्रोविज़नल आंसर की है। ठीक है, ये प्रोविज़नल आंसर की है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये ऑफिशियल आपकी रैंक आने दीजिए, सब कुछ आने दीजिए, उसके बाद प्रेडिक्शन करिएगा। क्यों आप अपने आप को इतना पैनिक सिनेरियो में डालते हैं। ठीक है, मेरा सिंपल सा मानना है कि किसी भी चीज़ को जो है क्लमजी बना करके उसको मत बहुत वो करिए। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 1 मंथ हो गए और मैं अपनी बातें बहुत कुछ रख नहीं पा रहा था। कम्युनिटी पोस्ट में मैं बहुत कुछ डाल देता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। देखिए दोस्तों, मैं बात सिर्फ इतनी सी करना चाहता हूँ कि जैसे रिसेंटली अभी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो आईआईटी जैम में नो डाउट बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बच्चा है जो अपने रिज़ल्ट से अनसेटिस्फाइड होगा जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ था एटलीस्ट। देखिए, मेरी नज़र में जो भी बच्चा 40+ ले गया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। वो अपने आप को एवरेज ना समझे। मैं सबसे पहले आईआईटी जैम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे भी आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन कट ऑफ को आप लोग सर पे चढ़ा के मत रखिए। ठीक है, अभी सारी डिस्कशन को उतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, आपके काम की बात होने वाली है यहाँ पे। और इसी एक वीडियो में लगे हाथ में गेट बी के लिए भी स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा, कोई अलग सी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए CUET PG के बारे में हम लोग बाद में आएंगे। पहले तो ये जानिए कि आईआईटी जैम में जो बच्चे 40+ ले गए थे, मेरे ही इस चैनल से बहुत लोग ने बोला कि सर मेरा 70 मार्क्स तक आया है। ठीक है, 70+ भी ले गए हैं बहुत सारे बच्चे। तो हालांकि मैं तो बहुत ही लेट बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता है कि बहुत जगह जैम का स्कोर लगेगा, आपका बहुत अच्छी जगह लगेगा। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कौन से स्कोर कहाँ पे कैसे लग रहे हैं। देखिए, एनआईटीज़ वगैरह में भी अप्लाई करिएगा, ऐसा नहीं है कि एनआईटीज़ नहीं लेती हैं। अब तो आई थिंक आईआईटी दिल्ली भी इंक्लूड हो गई है, बट मुझे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाने दीजिए, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा 20 गिट्स के साथ। ठीक है, और मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रहा था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ही लोगों से रिलेटेड था और उस काम को मैं बहुत ही सिस्टमेटिकली कर रहा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, लेकिन मैं बाद में सरप्राइज़ दूंगा आप लोगों को। ठीक, मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे रिगार्डिंग द आईआईटी जैम। जो आप सपोज़ करिए कहीं कहीं आपको इंटरनल भी एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं, बात को समझिएगा। इंटरनल जो एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपने जैम लगाया, जैम आपने निकाल लिया, क्वालिफाई की बात नहीं हो रही है अब तो। आप जब तक अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इंटरव्यू वगैरह में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बॉम्बे वगैरह, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो इंटरव्यू भी लेते हैं। देखिए, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कुछ इंस्टीट्यूट इंटरव्यू मांगेंगे, अपना अलग से रिटन MCQ लेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो। तो मैं ज़रा सा स्लाइड चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इंटरव्यू में जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कुछ इंस्टीट्यूट लेते हैं सबने, जैसे IISc है ना, IISc आपसे इंटरव्यू लेगा ही लेगा। यू कैन नॉट डिनाई विद द फैक्ट एंड यू कैन नॉट लीव द सिनेरियो एज इट इज़, आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपसे मेथड्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी होती है जो। ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे PCR आपको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एलाइजा पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे कौन सा तुम टेस्ट जानते हो, तो वो आपको सिग्निफिकेंटली बताना पड़ेगा कि क्या होता है कभी कभी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें पूछा जाना चाहिए, बट अगर जैसे मैं CSIR के पर्सपेक्टिव से बताऊँ, जो बच्चे CSIR निकाल लेते हैं और JRF क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो उनसे पूछा जाता है, उनको पेन, बाकायदे पेन और बोर्ड वोर्ड लगा होता है साइंटिस्टों के सामने, प्रोफेसर्स के सामने। नो डाउट दे आर PhD, दे आर पोस्ट डॉक और इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके सामने, तो आप वैसे ही सरेंडर कर देते हो। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो हिम्मत जुटाए हो, उसके बेसिस पे अगर आपसे पूछ दिया गया बफर कैसे बनाओगे, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया गया है, उससे कैसे प्रिपरेशन करोगे, तो ये सारी बातें आप लोग जो यही, अब बस यही होता है ना, यहीं पे आपको BSc और जो बच्चे MSc या मास्टर्स वगैरह अच्छी जगह से किए रहते हैं वो तो तुरंत हैंडल कर ले जाते हैं। मगर समझिए जो बच्चे अपना BSc किसी लोकल जगह से किए हैं, लोकल इन द सेंस, हालांकि कोई लोकल नहीं होता है, मान्यता प्राप्त ही होते हैं हर जगह के, तो अगर आप जब ऐसी जगह से किए जहाँ पर टेक्निक्स नहीं है, आपने माइक्रोस्कोप के अलावा कुछ नहीं देखा है, ठीक है, आप रिसर्च में सिर्फ माइक्रोस्कोप और स्टेनिंग के अलावा कुछ नहीं जानते हो, तो उनको क्लियरली बोल दो
कि सर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, मैंने सिर्फ पढ़ रखा है थियोरेटिकली, मैं आपके साथ मिल करके इन सब चीज़ों को समझूंगा सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट टेक यू, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड हैव अ रिसर्च नॉलेज। रिसर्च नॉलेज कैसा है? ऐसा रिसर्च नॉलेज नहीं कि आप पूरा अभी रिसेंट वर्ल्ड में कौन सा रिसर्च चल रहा है चलो हमको बताओ, इतना तो टाइम ही नहीं था ना, वो भी समझ रहे हैं कि आप बीएससी लेवल के हो, ठीक है। मेरे को कम से कम 5 to 6 स्टूडेंट्स का इस ऐसा पैनिक फॉर्म में जो है मैसेज आया, उन्होंने बोला कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इंटरव्यू के लिए बहुत ही डर लग रहा है मुझे, या फिर रिटर्न जो एमसीक्यू वो लोग अपना पर्सनल लेंगे उसमें डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह दीजिएगा आई डोंट नो, क्योंकि वो खुद जब कॉलेज वगैरह का नाम जब काउंसलिंग या स्क्रीनिंग करेंगे ना तो वो देख लेंगे उस वक्त, तो वो समझ जाएंगे। अब आप सपोज़ करिए कोई बंदा CSIR किया है, मैं CSIR के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि MSc के एडमिशन के लिए इतना कुछ पूछा जाएगा उसमें, बट अगर फिर भी वो लोग कुछ पूछ देते हैं तो वो लोग देख लेंगे। अब CSIR आप IIT से कर रखे हैं, आई एम सॉरी, अगर आपने BSc जो है BHU जैसे इंस्टीट्यूट से कर रखा है, फिर MSc आप जो है IIT से करते हैं और फिर आप JRF निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द ELISA। तो उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है, तो आपसे तो थोड़ा बिलो तो रखेंगे ही, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ अबाउट द CUET PG। IIT एग्ज़ाम की बातें ख़त्म हो गई, मेरी नज़र में वो बच्चा जो 40+ ले गया है वो बहुत अच्छा पेपर किया है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी मैं 2025 के बारे में बात करूंगा, कौन जो ड्रॉप लेना चाहते हैं और जो ड्रॉप नहीं लेंगे उनके लिए भी, ठीक है। जो लोग सपोज़ करिए MSc में एडमिशन ले रहे हैं अपने लोकल किसी स्टेट में, ठीक है, या फिर CUET PG के थ्रू ले लेंगे, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि अगर वो भी किसी भी तरीके से MSc कंटिन्यू करना चाहते हैं बट दे वांट टू लीव एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द IIT एग्जाम, तो उनके लिए भी मैं अभी आगे शेयर करने वाला हूँ स्ट्रेटजी। अब देखिए CUET PG की मैं बात करता हूँ भाई, पता नहीं क्या इसमें आप लोगों का हो रखा है, मैं बता ही देता हूँ। वैसे सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आप लोगों को जो आप लोगों ने मुझसे 1 महीने के अंदर पूछ रखा है। भाई बहुत पूछते हो तुम लोग क्वेश्चन, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूछते रहो, बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ BHU की। देखिए मैं DU की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे JNU की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, हाई फाई लोग हैं ये लोग, ये तीनों लोग DU JNU BHU, ठीक है। ये पहले मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग वाकई में अच्छा स्कोर कर दिए हैं। देखिए मैं BHU की बात करूँ तो आप एक बात याद रखिएगा, पता नहीं इनको क्या चढ़ा रहता है, BHU के लोगों को, अपने स्टूडेंट को तो ये प्रायोरिटी देते हैं एंड आई थिंक 25% प्रायोरिटी देते हैं ये लोग। तो आप जितना भी मार्क्स पाए हैं उसका 25% तो पहले ही घटा लीजिए, ठीक है, उतने में तो आपको नहीं मिलना है। तो अगर आपको बहुत ही BHU तो बहुत ही हाईटेक कंपटीशन दे देता है, क्योंकि यूपी वाले बच्चे तो यूपी में आने ही, ऊपर से बिहार और मोस्ट ऑफ द साउथ के स्टूडेंट यहीं पे आना चाहते हैं। जिन बच्चों का जैम निकल गया उन्होंने कंपटीशन आधा % ख़त्म कर दिया है। ये डरिए मत, मैं सबसे पहले बता दूं आपको डराया कहाँ जा रहा है। इतना लाए हो फिर भी नहीं होगा, इतना लाए हो फिर भी, अरे भाई जो जैम निकाले हैं ना उनमें से भी मैक्सिमम बच्चे दिए हैं CUET को, तो ये मत समझ लीजिएगा कि वो CUET में आ रहे हैं। तो कौन है ये जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? भाई बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो रहा है, आप खुद समझिए ना इस सिंपल सी लॉजिक को, कि आप ये प्रोविजनल आंसर की आई हुई है, इसके बेसिस पे आप कट ऑफ भी रेडी कर दे रहे हो। फिर एक बच्चा जो है 160 अगर पाया है, 160 मार्क्स पाया है, वो खुद को समझ ले रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट एडमिटेड, अब होगा ही नहीं उनका एडमिशन। अरे कैसे होगा? सिंपल सी स्ट्रेटजी समझो, एग्ज़ाम आ गए थे बीच में, पूरी सारी एग्ज़ाम्स थे। कौन से एग्ज़ाम्स थे मैं आपको बता दूं, एकेडमिक के एग्ज़ाम हो रहे थे, पढ़ने वाले भी बच्चों का बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो 9 CGPA तक पहुंच रहे थे, अपना ग्रेड क्यों बिगाड़ेंगे? कंपटीशन तो उनके पास गेट भी आ रहा था। लॉजिक लगाओ सिंपल सी, उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों का बिगड़ा भी है। और IIT एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट NITs, IIITs या किसी भी इंस्टीट्यूट में IITs के स्कोर के बेसिस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं मिला तब वो CUET में आएंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? और ऐसा भी नहीं मैं आपकी टेंशन रिड्यूस करने, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्प्लिटिंग द फैक्ट्स ओवर हियर। तो ये बात को याद रखिएगा। तो CUET में मेरे हिसाब से अगर BHU में आना है, मैं DU JNU की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, DU JNU पे मैं ऑफिशियली, क्योंकि भाई ये लोग दे कैन लिटरली प्ले द गेम एनी टाइम, मतलब इनके कट ऑफ का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं BHU के ट्रेंड्स को देखते हुए आया हूँ। अब आप खुद समझो, कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री से है, मैं बायोकेमिस्ट्री पे पहले आता हूँ क्योंकि मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, 27 सीट्स हैं,
ठीक है। अब 27 सीट्स हैं तो समझ लो कि तुम्हारे पास अब अपने बच्चों को भी लेना है, उनको BHU के, और फिर कितना नंबर लाओगे तब मिलेगा। जो बच्चा 165 से, ठीक है, प्लस है, उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है, BHU के अंदर। ये हाईली चांसेस हैं। EWS की सीट निकाल लो, जनरल की इतनी होती है तो EWS की निकाल लो भाई, कितनी बनेगी, 27 2.5 समथिंग बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है, 3 सीट्स आएंगी। अब आपका 165 से कम है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो आपको 170 प्लस लाना ही पड़ेगा, और मैं जूलॉजी की बात करूं 170। देखो मेरे भाई, गुस्सा मत होना, ये BHU का है, मैं DU और JNU की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो लाना ही पड़ेगा, 170 प्लस होना चाहिए। और याद रखना, कुछ लोग बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, पिछले साल के कट ऑफ को देखा जाए, क्यों देखोगे पिछले साल के कट ऑफ को, क्यों देखोगे, वाई विल यू सी इट। 400 नंबर का हुआ था पिछली बार का, उससे पहले और पता नहीं कितने मार्क्स के होते थे, इस बार 300 का है, ठीक है। अब 300 में से तुम जो है, अब कोई बच्चा 400 में से 200 समथिंग लाया है, अब 300 में से भी अब सारे बच्चों को 250 एक्सपेक्ट करोगे तो ये तो आने से रहा ना, छोड़ दो फिर CUET। 250 नहीं आ सकता, एकेडमिक में आ सकता है, एकेडमिक भी था, उसके अलावा बीच में और सारे एग्जाम्स आ गए थे, दिन देर वो बिल्कुल सडनली नोटिफिकेशन आ गया और अचानक से एग्ज़ाम हो गए, तो कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से। बहुत ही मैं स्ट्रिक्टली डांट रहा हूँ उन लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसे आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर फलाना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा, इतना आसान थोड़ा ही है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सबको यहाँ पे ब्लेम नहीं किया जा सकता, पूरा प्रॉपर रिसर्च करना, फिर उसके बाद उस पर काम करना, बच्चों का बहुत अच्छा आइडिया लेना, रिव्यू लेना, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर BHU की बात करूं तो अगर आपको बॉटनी में ले आना है, एक बार दोबारा से सुन लो, बॉटनी में लाना है और जूलॉजी में लाना है तो यू हैव टू गेट 170 प्लस, 170 प्लस, इतना तो लाना ही पड़ेगा। और बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो 165 प्लस, हालांकि उसका भी पेपर ईजी आया था, बट मैं याद करो, फिर वही बात होगी ना, याद करो वो समय जब मैं बोल रहा था ये बात कि आपको ये बात याद रखनी है कि आप मल्टीपल पेपर्स मत दीजिए। जितने भी लोगों ने मल्टीपल पेपर दिया है जाकर के देख लीजिए, उनके मार्क्स गड़बड़ हो गए हैं। जो एक में अच्छा ले गए हैं, आई थिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में किया था तो देयर वाज वन गर्ल जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, आई थिंक 198 प्लस इन बायोकेमिस्ट्री। बट फिर वही बात है ना, जूलॉजी और वो ख़राब हो गया। हो सकता है जूलॉजी में उनका ज़्यादा अच्छा मन लगता हो, बट अब ज़बरदस्ती उनको बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कोर, 198, सिलेक्शन कन्फर्म्ड है, बिल्कुल हो जाएगा। BHU में तो बिल्कुल ही कन्फर्म्ड हो जाएगा। बट यू कैन नॉट से एनीथिंग कि हो सकता है जूलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है, हो सकता है बॉटनी में ज़्यादा मन लगता हो, ठीक है। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भर के आप खुद को कंफ्यूज कर दे रहे हो कि अब चलो 25 के लिए मैं बताऊंगा ना, 2025 में क्या करना है, एक बार में सिर्फ एक टारगेट। इनका तो काम ही है पैसा बनाना, 8-10 फॉर्म भरते जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। तुम पहचानो ना, BSc में 3 साल 18 साल के हो जाते हो, 18 प्लस के हो जाते हो, आपके पास सरकार बनाने की टेंडेंसी होती है, आप गवर्नमेंट बना सकते हैं अपनी, ठीक है। आप वोट करके अपना एक लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूं और मैं किससे आगे बढ़ूं। आपको सब में देना है। क्या प्रूफ करना चाहते हो, दैट यू आर इंटेलिजेंट। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ इस चीज़ को, सिर्फ एक बार में एक चीज़ पे फोकस रहिए। बात समझ में आई। जो CUET देते हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन मत दो, कंपटीशन दो, सारा देते रहना चाहिए। एक UPSC का कैंडिडेट सारे एग्ज़ाम्स देता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को देता है, वो सारे एग्ज़ाम को देता है। बट वो जानता है कि मुझे बनना क्या है, मुझे SDM बनना है या मुझे इस लेवल पे जाना है या इस लेवल पे जाना है। जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो फिर कुछ भी रैंक ले लेते हैं भाई, कोई भी लेवल का अधिकारी बन जाते हैं। और जिनको ये कंफर्म रहता है कि नहीं मैं फिर से ड्रॉप लूँगा एंड आई एम गोइंग टू गेट द पोजीशन ऑफ SDM DM, तो वो लोग DM बनते हैं। बस वही बात है, स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी, जैसी स्ट्रैटेजी लगाओगे वैसा पहुँचोगे। तो 165 प्लस आपका बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, फिर से बोल रहा हूँ 165 प्लस आपका बायोकेमिस्ट्री इन BHU में जाना है तो 170 प्लस आपका जो है जूलॉजी, 170 प्लस इन बॉटनी होना चाहिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी मुझे ऐसा लगता है कि 165 प्लस आपको रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। BHU में स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। आई डोंट नो, जब पूरा आएगा तो मैं इसके ऊपर में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन मैं बायोकेमिस्ट्री को कह सकता हूँ यार, पेपर बहुत ईजी आया था। माइक्रोबायोलॉजी बहुत आया था और माइक्रोबायोलॉजी ने ही दिमाग ख़राब किया है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप 180 प्लस हो या 180 हो तभी आपका काम होने वाला है BHU में, अदरवाइज BHU नहीं मिलने वाला है, बहुत ही मुश्किल है। इट वॉज रियली वेरी, मैं बोल रहा हूँ जितना ईजी पेपर उतना टफ सिलेक्शन, ये आप भी जानते हो, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक। बात समझ में आई। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे,
जो होना था सो हो गया। लेट्स टॉक अबाउट गैट बी। देखिए गैट बी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको आईआईटी जैम की याद दिलाएगा जब आप पेपर दे रहे होगे तो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जो अभी तक पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज करो। देखो मेरे हिसाब से यार इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना, फिजिक्स को अच्छे से देख लेना, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़े से नीट लेवल बायोलॉजी को भी देख लेना, ठीक है। होता क्या है कि ये लोग कभी कभी नीट, मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस नीट लेवल के भी जो है ये लोग डाल देते हैं एज इट इज़, ठीक है। कभी कभी ना डीबीटी जेआरएफ जो होता है इसी के साथ होता है दोस्तों, ये अगर सुबह में होगा तो वो शाम को होता है, ठीक है। तो आई थिंक 3 से 6 है उसका टाइमिंग। और गैट बी जो होता है, इस गैट बी के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ जेआरएफ के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। जैसे सार्कोमा से एक क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने, ठीक है। परसेंट इंसिडेंस के बेसिस पे इन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया था कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा, और सेम चीज़ जेआरएफ में आई हुई थी। बात समझ में आई। जेएनयू सीईबी जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था उनके कुछ पुराने ईयर्स पेपर्स को देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं ये रेंडमली नहीं बोले जा रहा हूँ, मैं लिख रखा हूँ, पेपर की आवाज़ सुनिए, पेपर की आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग। मैं लिख रखा हूँ, ये सारी टॉपिक्स आती हैं, बात याद रखिएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर, एनिमल फिजियोलॉजी में आप लोग ज़रा सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लीजिएगा जो आप लोग किडनी में पढ़ते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए डायरेक्टली ये सब नहीं आता है, ये सब मेंशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं आता है लेकिन इसको अप्लाइड फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिससे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, ठीक है। तो इसको पूछ सकते हैं ये लोग। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप गैट बी दे रहे हैं तो चुपचाप से पेपर दीजिए और उसको दे करके आइए। अगर आपका सीयूईटी में हो रहा है देन इट्स गुड, गैट बी में हो रहा है बहुत पैनिक मत होइए, ठीक है। मेहनत किया जाएगा, नहीं होगा तो अपने स्टेट कॉलेज में कहीं एडमिशन ले लीजिएगा जहाँ पे आपका स्टेट है, या सीयूईटी के थ्रू कहीं पे ले लीजिएगा। अगर आप मिड वे में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब आप एमएससी चल रही होती है आप कहीं भी लोकल जगह ले लेते हैं, और मैं फिर गलती कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कोई भी लोकल नहीं होता है दोस्त। श्रीनिवासा रामानुजन किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं किए थे काम, ठीक है। लेकिन जब उनके रिसर्च वर्क को देखा गया तो हार्डी ने उनको बुलाया विदेश में और वहाँ पे फॉरेन में, और वहाँ पे उनसे रिसर्च वर्क कराया। तो ये जो दिमाग है ना, कभी कभी क्या होता है कि इस पोटेंशियल जो होता है ना दिमाग का, इसको एक कंपटीशन से, 3 घंटे के कंपटीशन से सप्रेस कर दिया जाता है। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है ब्रेन किस इवोल्यूशन के लेवल पे है। कभी इवोल्यूशन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है, उसके अंदर समझाऊँगा आपको कि ब्रेन कितना इवॉल्व हो चुका है ह्यूमन का, फिर भी हम लोग सोच हमेशा छोटी रखते हैं। ये कॉलेज नहीं मिला तो अब गया, ये इंस्टीट्यूट नहीं मिला तो अब गया, फलाना को तो मिल गया मुझे नहीं मिला। अरे भाई ठीक है नहीं मिला कोई बात नहीं, तुम्हारा रिसर्च वर्क तगड़ा होना चाहिए। तुम्हें मज़ा किस में आ रहा है? क्या तुम्हें स्टेम सेल में मज़ा आ रहा है? बहुत रिसर्च करने को बचा यार। अगर इंस्टीट्यूट के लिए लड़ते रह जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब तुम इंस्टीट्यूट के लिए क्यों लड़ रहे हो? अब देखो, अब सच्चाई पोल खोल ही देता हूँ। इंस्टीट्यूट के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि लड़ाई यहाँ पे आईआईटी के लिए हो रही है, लड़ाई यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हो रही है, लड़ाई यहाँ पे ग्रेड्स के लिए हो रही है। रिसर्च कहाँ गया इन सब में? वेयर इज़ द रिसर्च? कहाँ है रिसर्च? कोई बताएगा मुझे वेयर इज़ द रिसर्च? रिसर्च वहाँ होता है जहाँ नॉलेज होती है, जहाँ आइडिया होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैं मानता हूँ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स उसकी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब तक तुम्हारे पास आइडिया नहीं आएगा तो तुम कैसे डेवलप करोगे चीज़ों को? क्या सर निकोला टेस्ला को ये कहा गया था कि मैं तुमको पूरा ले आ करके लेबोरेटरी ये सब फलाना ढिमकाना सब दूंगा तब करोगे? नहीं, उनके पास आइडिया था, उनके पास अप्रोचेस थे, उनके पास अप्रोच आया, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? आज उन्हीं के देन वी आर हैविंग एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब उनको भी सप्रेस करने के लिए बहुत लोग आए थे, अब मैं द वॉर ऑफ करंट्स के बीच में नहीं जाऊँगा, ठीक है। लेकिन बात को समझिएगा, हम लोग जिस चीज़ पे चढ़ाए हुए हैं हो सकता है वो उस लेवल की हो भी ना। तुम्हारे रिसर्च का आइडिया 4 कमरे में बंद, 4 दीवारों में बंद कमरे में भी आ सकता है आइडिया। तुम स्टेम सेल पे काम करना चाहते हो, तुम डायबिटीज़ पे काम करना, अभी एमएससी करोगे ना, कहीं से भी करो तुम एमएससी, उससे बहुत खास फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अपने नंबर पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना, क्योंकि कहीं कहीं ये लोग यार नंबर के लिए भी फंसा देते हैं। 55% अगर नहीं बनाए हो, कुछ तो 60% भी मांगते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, इसका ख्याल रखना है। एमएससी करोगे तो उसके दौरान पता चल जाएगा कि तुम माहिर किस चीज़ में हो, तुमको रिसर्च किस चीज़ में करना है। जिस दिन जेआरएफ निकाल करके जब इंटरव्यू दोगे पैनलिस्टों के सामने, तो उस दिन तुमको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ, मैंने साइंस की एक्चुअल पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि वो इतना बेसिक, कभी कभी मैं तुमसे कह दूँ डिफाइन मेटास्टेसिस,
डिफाइन करने में तुमको 2 मिनट लग जाएगा कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि इतनी रेफरेंसेस पढ़ रखे हो लेकिन एक्चुअल मीनिंग समझे नहीं उसका। फिर भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सब कोई उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन में से एक आंसर टिक लगवाने में लगा हुआ है। बट द रियल सिचुएशन लाइज कि तुम कितना सोच पाते हो एक चीज़ को लेकर के। आज भी डायबिटीज़ पे कोई खासा रिसर्च नहीं हो पाई, हुई है ऐसा बोल दूंगा तो ब्लंडर मच जाएगा, लेकिन अल्टीमेट हम लोगों को मिला गया कैंसर 4th स्टेज जाते जाते इंसान ख़त्म। क्या कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ नहीं खोज सकते हम लोग जिससे हम लोग 4th स्टेज पे इसको ले जा करके डाइल्यूट कर दें। अगेन कार्डियक स्ट्रोक, इतना ज़्यादा इस समय वायरसेस अपना प्रकोप शो कर रहे हैं सबको, पूरी दुनिया को। वायरसेस के अंदर इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं, बहुत सारा। अभी कोविड गया ना, मौत स्वीकार करनी पड़ी थी, बट फिर भी हम लोगों को नहीं मिला वो चीज़, ठीक है, जो चाहिए थी, एंटीडोट उसका। अंत में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई और फिर वो सप्रेस हुआ। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, म्यूटेशन के बाद फिर भी इवॉल्व कर सकता है। तो यार रिसर्च पे फोकस होना चाहिए, न कि हम यहाँ चले गए तो वहाँ से पा गए। मैं देख रहा हूँ, मैं इसलिए मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, बट मैं देख रहा हूँ बच्चे इतना डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। सर इतना मार्क्स आया फिर भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है यार, ये कंपटीशन तो देखो, एक 70 नंबर पाने वाला बच्चा भी जैम में डाउट कर रहा है वेदर आई एम गोइंग टू गेट इट और नॉट। इस हिसाब से तो कंपटीशन हो चुका है। अब पीछे जाइए तो मेरे समय में यार 40 नंबर ला देने वाले को मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एकदम भाई जैम निकाला है, जैम निकाला है। हैव क्रैक्ड जैम एग्जाम, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इस तरीके का सीन हो जाता था, ठीक है। अब इस नंबर का पता नहीं। अब फिर एक चीज़ और एनालिसिस की है मैंने, 1 महीना मतलब ऐसे बैठा नहीं था दोस्त, काम कर रहा था आप ही लोगों पे। मैंने फिर एक और एनालिसिस की। उस एनालिसिस का क्या सीन है अब समझिए। CSIR के एग्ज़ाम हुए हैं, लेट मी चेंज द पेज। CSIR के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें 99.12 गया है परसेंटाइल। दिस इज परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल। फिर आप देखिए DBT का 2000, DBT JRF की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 के एग्ज़ाम की बात करें तो 74% गया है कट ऑफ। 74% है, ऊपर वाला परसेंटाइल है। ये मैं JRF की बात कर रहा हूँ। यानी आप जिसको आप समझ रहे हैं ना कि जो कंपटीशन आप देख के आए बड़ा टफ था, निकालना मुश्किल है, आगे और फाइट होने वाली है। फिर जैम में देख लीजिए 70 पर नंबर ला करके बच्चा डाउट में है। CUET में देख लो यार, माइक्रोबायोलॉजी में 190, 220, 230 ऐसे पहुँचा दिए हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। देयर इज़ नो डाउट विद द फैक्ट दैट यू आर स्टडिंग डे एंड नाइट, बट द प्रॉब्लम लाइज इन कि आप फोकस किस पे हो। अगर एक बार में एक चीज़ पे फोकस हो जाओगे ना, तो यकीन मानो मेरा, जो नंबर चाहते हो वो मिल जाएगा। 220 चाहिए तुमको, 220 मिल जाएगा। अब तुम ये भी टारगेट कर लें, वो भी टारगेट कर लें, तो नंबर तो अच्छा पा जाओगे, बट सिलेक्शन वाला नंबर पाओगे कि नहीं ये तुम खुद जानते हो। और कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं है जो 24 घंटा पढ़ता है। 24 घंटा जो पढ़ रहा है इसका मतलब वो पहले 3 घंटे में कुछ नहीं समझ पाया। जो मेरे 8+8+8 की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है वो पक्का पाया, भले मेरे कमेंट सेक्शन में ना बताया, वो सीक्रेटली इसको फॉलो करके हट गया हो, दैट्स से अनदर थिंग। अगर इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। गैट बी में चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जो तुमने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, उसको रिवाइज करो। लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक, लास्ट के समय में। और दूसरी बात, फोकस रहो हमेशा, एक चीज़ पे ध्यान दो। अब मैं बात करता हूँ 2025 के लिए। 2025 के लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, आपको एक संकेत दे रहा हूँ। हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बात बताऊँगा। 2025 के लिए जो लोग रेडी हो रहे हैं, ठीक है, वो मुझे बस कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स वगैरह बता दें कि कितना आया था, या नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। 25 के लिए जिनको तैयारी करनी है या जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। तो वैसे मैं 25 के लिए वैसे भी लेक्चर डालूंगा, क्योंकि न्यू बच्चे तो आएंगे ही। ड्रॉपर्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो अभी नहीं आएंगी, वीडियो आपको मिलना स्टार्ट होंगी 21 या 22 के बाद से, ठीक है। अभी बहुत ज़रूरी हो गया था, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को निराश नहीं देख सकता। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत काम करना है आप लोगों को। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेलियर्स आते जाते रहेंगे, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।